मोहल्ले में 2 फीट की बालकनी वाला ससुराल। सुबह सुबह का समय है। शीतल अपने परिवार के लिए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता परोस रही है। सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। तभी अनुराग कहता है, शीतल बहू, तुमने तो बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाया है। हाँ, मैंने ही तो सिखाया है शीतल को खाना बनाना, वरना जब ये आई थी तो इसे कुछ नहीं आता था। शीतल अपनी सास की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। सभी लोग नाश्ता करते हैं। उसके बाद माया अपने घर से लगी हुई 2 फीट की बालकनी में धूप सेकने के लिए खड़ी हो जाती है। तभी सामने अपनी बालकनी में खड़ी कविता कहती है, माया बहन देख रही हो, ठंड बार बार पलट रही है। हाँ कविता बहन, वो तो ऊपर का मकान है तो बालकनी में धूप देखने को मिल जाती है, वरना बड़ी दिक्कत होती है। तभी कल्पना भी वहां आ जाती है और कहती है, माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऐसा करती हूँ कि बालकनी में ही कुर्सी लगाकर पढ़ाई करती हूँ। वैसे भी मेरे प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं कॉलेज में। अरे कल्पना, तुझे तो पता है कि हमारी 2 फीट की बालकनी है। अब अगर तू यहाँ कुर्सी लगाकर बैठ जाएगी तो किसी और के लिए जगह ही नहीं बचेगी। हाँ, तो मुझे किसी और के लिए जगह बचाने की क्या जरूरत है। तभी महेश वहां आता है और कहता है, अरे तुम लोग बाहर आओ थोड़ी देर। अरे मुझे भी धूप में खड़े रहने दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अजी, आपको तो नीचे उतरकर बाहर जाना चाहिए। 2 फीट की तो बालकनी हमारी है, इसमें तो हम लोग ही नहीं खड़े हो पाते हैं। अरे माया, थोड़ी देर के लिए तो हटो। दिन भर तो तुम बालकनी में जमी रहती हो, थोड़ी देर तो बालकनी में मुझे भी बैठने दो। छोटा सा घर है, अंदर ही अंदर घुटन सी लगती है। महेश की बात सुनकर माया मुंह बनाकर बाहर निकल जाती है। फिर कल्पना वहां कुर्सी लाकर रखती है और महेश बैठ जाता है और शीतल को आवाज देते हुए कहता है, अरे शीतल, अरे मुझे 1 कप गरम गरम चाय पिला देना। ऐसा कहकर महेश वहां खड़ी माया से बात करने लगता है। माया 2 मिनट बात करके वहां से चली जाती है। शीतल महेश को चाय लाकर देती है। महेश चाय पीते हुए सामने खड़े विवेक से कहता है, अरे विवेक भाई, कैसे हो? हैं? आज इवनिंग वॉक पर चलोगे या नहीं? 2 दिन से तो तुम दिखे नहीं। अरे क्या बताऊं, 2 दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। अरे बुढ़ापा है, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। लेकिन आज हम शाम को वॉक पर जरूर चलेंगे। वैसे महेश, एक बात कहूं, तुमने अपने घर की बालकनी कुछ ज्यादा ही छोटी बनाई है। इसे थोड़ी बड़ी बनाते तो बैठकर चाय पीने का ज्यादा मजा आता। अरे क्या बताऊं विवेक, घर काफी छोटा है। अगर बालकनी बड़ी कर देते तो कमरे छोटे हो जाते, बस इसीलिए बालकनी छोटी बनानी पड़ी। वैसे तब भी काम तो आ ही जाती है। अब देखो, यहाँ बैठकर आराम से चाय पी रहा हूँ। बातें करते हुए महेश अपनी चाय खत्म कर लेता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को कल्पना की सहेली सुरभि घर आती है। कल्पना उसे देखकर कहती है, अरे सुरभि, तू मेरे घर आई, चल तुझे सबसे मिलवाती हूँ। कल्पना सुरभि को अपने परिवार में सभी लोगों से मिलवाती है। उसके बाद कहती है, सुरभि चल कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कल्पना सुरभि को कमरे में ले जाती है, लेकिन छोटा कमरा देखकर सुरभि मुंह बनाते हुए कहती है, यार ये कमरा तो बहुत छोटा है, कहीं खुले में बैठते हैं। तेरे घर बालकनी नहीं है क्या? अरे सुरभि, कैसी बातें कर रही है ना मेरे घर बालकनी। चल बालकनी में ही बैठते हैं। कल्पना सुरभि को लेकर बालकनी में पहुंचती है। सुरभि देखती है कि बालकनी बहुत छोटी है तो वो मुंह बनाते हुए कहती है, तेरी बालकनी तो बहुत छोटी है, हम दोनों भला इस बालकनी में कैसे बैठेंगे? अरे सुरभि, मैं तो आज सुबह से ही बैठी हूँ। भाभी सारे काम कर लेती है ना, तो बैठे बैठे मेरे पैर दुख गए हैं। ये कुर्सी रखी है ना, तो यहाँ बैठ जाओ और मैं खड़े होकर तुझसे बातें कर लेती हूँ। सुरभि बालकनी में रखी चेयर पर बैठ जाती है और कल्पना खड़ी होकर सुरभि से बातें करने लगती है। तभी सुरभि मजाक उड़ाते हुए कहती है, यार तेरे घर की बालकनी इतनी छोटी है कि तुम लोगों को इसका नाम बालकनी नहीं, बालकनी का टुकड़ा रख देना चाहिए। वैसे तो मेरे घर आना, बालकनी क्या होती है तुझे मैं दिखाऊंगी। तभी शीतल चाय और बिस्किट लेकर वहां आ जाती है। सुरभि चाय बिस्किट खाती है और उसके बाद वो कल्पना से कहती है, वैसे कल्पना, मैं तुझे अपने बर्थडे के लिए इनवाइट करने आई थी। आज रात को हम सारी सहेलियां मेरी बालकनी में ही केक काटेंगे, तो तू जरूर आना। हाँ हाँ सुरभि, मैं जरूर आऊंगी। चाय पीने के बाद सुरभि अपने घर चली जाती है। अब शाम को कल्पना तैयार होकर सुरभि के घर पहुंचती है। सुरभि उसे अपनी बालकनी में लेकर आती है, जहां उसकी सभी सहेलियां इकट्ठा थी। सुरभि की बालकनी काफी बड़ी थी। सुरभि कल्पना से कहती है, देख रही है कल्पना, इसे कहते हैं बालकनी। मेरे ज्यादातर काम यहीं होते हैं। धूप में यहीं बैठकर मैं दिन में पढ़ाई करती हूँ और दोपहर का खाना भी यहीं खा लेती हूँ। रात को कई बार गर्मियों में मैं यहीं सो जाती हूँ और जब भी मेरी सहेलियां आती हैं उनसे भी यहीं बैठकर बातें करती हूँ। मेरी बुआ के साथ तो मैं यहाँ लूडो भी खेलती हूँ। हाँ सुरभि, सच में तेरी बालकनी बहुत बड़ी और बहुत सुंदर है। अब तेरे नसीब में इतनी बड़ी और सुंदर बालकनी कहाँ। खैर छोड़, चल केक काटते हैं। अब सुरभि बालकनी में ही केक काटती है। उसकी सभी सहेलियां ताली बजाती हैं। उसके बाद सुरभि की माँ सभी को बालकनी में ही केक और नाश्ता सर्व करती हैं। सभी लोग नाश्ता करते हैं। उसके बाद सुरभि कहती है, हे गाइस, मैं डीजे लगाती हूँ, हम सब डांस करेंगे।
सुरभि डीजे लगा देती है। सभी लोग डांस करने लगते हैं। आसपास बहुत सारे लोग अपनी अपनी बालकनी में खड़े होकर देख रहे थे। सुरभि की बालकनी आसपास के सभी लोगों की बालकनी से भी बड़ी थी। यह सब देखकर कल्पना मनी मन सोचती है, कितनी खुशनसीब है सुरभि, उसकी इतनी बड़ी बालकनी है। हमारी बालकनी तो बस 2 फीट की है, जहां डांस करना तो दूर, खड़े होना भी मुश्किल है। काश मेरे घर भी ऐसी बालकनी होती। पार्टी खत्म होने के बाद कल्पना अपने घर आ जाती है। वो अपने भाई के कमरे में जाती है और कहती है, भैया मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों ने घर की बालकनी इतनी छोटी क्यों बनवाई? थोड़ी बड़ी नहीं बनवा सकते थे क्या? कल्पना, घर में जगह कम थी, बस इसलिए। कल्पना, कम से कम हमारा बालकनी वाला घर तो है। कई लोगों के घर में तो बालकनी होती ही नहीं। भाभी आप तो कहोगी ही ना, आपके मायके में इतनी बड़ी बालकनी जो है। ऐसा कहकर कल्पना गुस्से से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ऐसी समय बीत रहा था और 2 फीट की बालकनी परिवार वालों के काम तो आ रही थी, लेकिन बालकनी छोटी होने की वजह से उन्हें बहुत परेशानी भी हो रही थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शीतल माया से कहती है, माँ जी घर में सब्जियां खत्म हो गई, चलिए हम लोग बाजार से सब्जियां ले आते हैं। ठीक है बहू, इसी बहाने थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। अरे कल्पना तू भी चल रही है तो चल। हाँ माँ मैं भी चल रही हूँ, मुझे अपने लिए एक रजिस्टर और पेन लेने हैं। माया, कल्पना और शीतल तीनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। बाजार पहुंचकर वो लोग सब्जियां खरीदते हैं और फिर एक एक झोला लेकर वापस आने लगते हैं। तभी रास्ते में सुरभि की माँ ममता उन्हें मिलती है और कहती है, अरे माया बहन, और कैसी हो तुम लोग? बड़े दिनों बाद दिखाई दी। सुरभि की बर्थडे पार्टी पर भी नहीं आई। अरे ममता बहन, बच्चों की पार्टी में भला हम बूढ़ों का क्या काम, बस इसीलिए नहीं आए। अब ऐसे कोई बात नहीं, मैंने सुरभि की शादी तय कर दी, उसकी शादी में आप लोग जरूर आना। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बहन। और बताओ उसके ससुराल वाले कैसे हैं? लड़के का काफी बड़ा बिजनेस है, सब कुछ सेटल है। और हाँ, उनका घर तो हमारे घर से भी बड़ा है। बालकनी की तो पूछो ही मत, बहुत बड़ी बालकनी है उनकी। वैसे भी मेरी सुरभि को बालकनी वाला ही घर चाहिए था, बिना बालकनी के तो उसके दिन ही नहीं कटते। कल्पना भी ये सारी बातें सुन रही थी और उसे मनी मन बुरा लग रहा था। बातें करने के बाद ममता अपने घर चली जाती है और माया भी कल्पना और शीतल के साथ अपने घर आ जाती है। शीतल रसोई में जाकर सब्जियां जमाने लगती है। उधर अनुराग माया से कहता है, अरे बड़ी देर लगा दी तुमने सब्जियां लाने में। हाँ जी, बाजार में थोड़ी भीड़ थी। थोड़ी देर बाद मोहल्ले में एक बारात निकलती है। आवाज सुनकर शीतल बाहर बालकनी में आकर बारात देखने लगती है। तभी कल्पना वहां आती है और बारात देखते हुए कहती है, कितनी अच्छी बारात है ना, लाइट्स तो कितनी शानदार लगी हुई हैं। हाँ कल्पना, हम तुम्हारी शादी भी ऐसे ही करेंगे और तुम्हारी बारात भी ऐसे ही आएगी। भाभी मुझे झूठी दिलासा मत दिया करो, छोटा सा तो घर है हमारा, भला कोई अमीर लड़का मुझसे शादी क्यों करेगा? तभी माया, अनुराग और देवेश भी वहां आ जाते हैं। माया कहती है, अरे हो गया तुम लोगों का, तुम लोग बाहर आओ तो मुझे भी तो झांकी देखने दो। हाँ हाँ, आप यहीं खड़ी हो जाइए। अरे कल्पना तू भी तो बाहर आ जा, मैं भी तो देखूं। ठीक है पिताजी, आप ही देख लीजिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अब कल्पना अपने कमरे में चली जाती है। माया बाहर आ जाती है और देवेश और अनुराग दोनों बारात देखने लगते हैं। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन कल्पना अपनी सहेलियों के साथ मॉल से सामान खरीद रही थी। तभी वो देखती है कि एक आदमी मॉल में आता है और ढेर सारी शॉपिंग करने लगता है। ये देखकर कल्पना अपनी सहेली रेखा से कहती है, देख रही है रेखा, कितना अमीर आदमी है वो, और शायद साथ में उसका बेटा है जो शॉपिंग में उसकी मदद कर रहा है। हाँ यार, वो भी कितना स्मार्ट लग रहा है। तुझे नजर खराब करने की जरूरत नहीं है, तेरी तो शादी हो गई है ना। हाँ लेकिन तेरी शादी तो नहीं हुई है ना, चल उन लोगों से बात करते हैं। कल्पना और रेखा उनके पास जाती हैं। तभी वो लड़का अचानक कहता है, सुनिए, यहाँ मेकअप का कॉर्नर कहाँ है? मुझे अपनी बहन के लिए कुछ लेना है। उस साइड है, अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर दूं। हाँ हाँ बेटा, तुम उन लोगों की मदद से अपनी बहन के लिए मेकअप ले लो। तब तक मैं यहाँ बाकी चीजें देख लेता हूँ। अब कल्पना और रेखा सुमित को लेकर मेकअप कॉर्नर में जाती हैं और उसके लिए कुछ मेकअप चुनने में मदद करती हैं। फिर सुमित कल्पना को थैंक्स कहते हुए अपना कार्ड देता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे मौका दीजिएगा। ये रहा मेरा कार्ड। कार्ड देने के बाद सुमित उस आदमी के साथ वहां से बाहर निकलता है और एक लग्जरी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। ये सब देखकर रेखा कल्पना से कहती है, अरे वाह यार, तेरे तो मन की इच्छा पूरी हो गई, तुझे तो उस लड़के का नंबर मिल गया, अब तो उससे कभी भी बात कर सकती है। कल्पना बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन शाम को कल्पना अपनी बालकनी में खड़ी होकर सुमित को फोन लगाती है और उससे बातें करने लगती है। धीरे धीरे कल्पना और सुमित की बातें होने लगती हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन कल्पना अपनी माँ को सारी बातें बताते हुए कहती है, माँ सुमित बहुत अच्छा लड़का है और वो काफी अमीर भी है, वेल सेटल्ड है। जरूर उसके घर में बहुत बड़ी बालकनी भी होगी। अगर आप कहें तो मैं उससे रिश्ता लेकर बुला लेती हूँ। एक बार आप सभी उससे मिल लो, अगर आपको वो पसंद आएगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी। ठीक है बेटा, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। ऐसा कर कि तू उसे रिश्ता लेकर घर बुला ले।
कल्पना यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो बाहर बालकनी में जाकर सुमित को फोन लगाती है और कहती है, सुमित, माँ मान गई है, तुम कल ही रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाओ। अगले दिन सुमित अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रिश्ता लेकर कल्पना के घर आता है। सभी लोगों को सुमित अच्छा लगता है और इस तरह से सुमित और कल्पना का रिश्ता पक्का हो जाता है। बीतते समय के साथ जल्दी ही कल्पना और सुमित की शादी हो जाती है और कल्पना शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन शीतल अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल्पना की शादी हुए काफी दिन हो गए हैं, अब हमें उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ बुलाना चाहिए। ऐसा कीजिए कि आप आज ही फोन करके कहिए कि वो दामाद जी के साथ कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाए। हाँ हाँ बहू, मैं आज ही उससे कहती हूँ। मेरा भी कल्पना में बड़ा मन लगा हुआ है। वैसे तो कितनी अच्छी है, सबका ख्याल रखती है, इतने बड़े घर से आई है, लेकिन जरा भी घमंड नहीं है। माँ जी, आप लोगों का ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका ख्याल रखूंगी। अच्छा, मैं खाना बना लेती हूँ, आप कल्पना से बात कर लीजिए। माया फोन लगाती है और बात करती है, लेकिन आवाज अच्छे से नहीं आ रही थी। तब माया बाहर बालकनी में आती है और कल्पना से बात करने लगती है। कैसी है कल्पना बेटा, तेरी बड़ी याद आ रही है। तेरी भाभी भी कह रही थी ऐसा कर कि दामाद जी को लेकर 2-4 दिनों के लिए घर आ जा। कल्पना हाँ कर देती है और माया फोन रख देती है। तभी पड़ोसन कविता आती है। बहन, लगता है तुमने अपनी बेटी और दामाद को अपने घर बुलाया है। पहली बार बेटी ससुराल से मायके आ रही है, तुम्हें तो काफी सारी तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, बेटी का मायके आना भी बड़ी खुशी की बात होती है। अब माया शीतल के पास आती है और खुश होते हुए कहती है, शीतल बहू, कल्पना दामाद जी के साथ आज शाम को ही घर आ रही है, तो घर की साफ सफाई कर लेना और नाश्ते का इंतजाम भी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। नाश्ते के लिए भी दिवेश को फोन कर देती हूँ कि आते आते नाश्ता ले आएंगे। खाने में भी मैं मटर पनीर और छोले कुलचे के साथ वेज पुलाव और रायता बना लेती हूँ। हाँ बहू, बना ले, और मीठे में तो खीर बना लेना। तभी अनुराग वहां आता है और कहता है, क्या बात है सास बहू, आज बहुत ही खुश दिखाई दे रही है, कुछ खास है क्या? हाँ हाँ पिताजी, आज कल्पना अपने पति के साथ यहाँ आ रही है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा बहू, मैं बालकनी में बैठने जा रहा हूँ, तू जरा मुझे 1 कप चाय पिला देना। अनुराग बालकनी में आकर बैठ जाता है और अपना मोबाइल निकालकर देखने लगता है। तभी ऊपर से कोई अपनी बालकनी से पानी फेंक रहा था, जो उड़कर अनुराग की बालकनी में आता है। अनुराग आवाज देते हुए कहता है, अरे कौन ऊपर से पानी फेंक रहा है? सारा पानी हमारी बालकनी में आ रहा है, जरा देख कर फेंको। ऐसे ही शाम हो जाती है और कल्पना सुमित के साथ अपने घर आती है। सभी लोग दामाद की बहुत आवभगत करते हैं। शीतल ढेर सारा नाश्ता लगाती है। सुमित और कल्पना नाश्ता करते हैं। उसके बाद कल्पना सुमित से कहती है, सुमित, चलो हम बालकनी में बैठते हैं। कल्पना सुमित को अपने घर की बालकनी में लेकर बैठा देती है। तभी सामने से पड़ोसन कविता कहती है, और कल्पना बेटा कैसी हो? हाँ हाँ चाची, मैं तो अच्छी हूँ। दामाद जी से पूछो, इतनी छोटी बालकनी में बैठने में उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अरे चाची, परेशानी क्यों नहीं होगी, मेरे ससुराल की बालकनी तो बहुत बड़ी है, हमारा सारा परिवार उस बालकनी में बैठकर खाना खाता है। तभी शीतल सुमित के लिए चाय लेकर वहां आती है और देते हुए कहती है, लीजिए नंदोई जी, चाय पी लीजिए। कल्पना, तुम भी चाय पी लो। कल्पना और सुमित दोनों चाय लेकर पीने लगते हैं। तब शीतल कहती है, दामाद जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप इतनी बड़ी बालकनी और इतने बड़े घर में रहने वाले हैं, आपको हमारे घर में परेशानी जरूर हो रही होगी, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना, प्यार में इतना एडजस्टमेंट तो चलता है। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अजी, बात कैसे नहीं है, ये तो आपका बड़प्पन है। छोड़िए इन बातों को। भाभी, वैसे आज खाने में क्या बन रहा है? ऐसा कहकर कल्पना बात को टाल देती है। शीतल खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और कल्पना सुमित से कहती है, सुनिए जी, आप जरा यहाँ बैठिए, मैं अपने कमरे से अपना फोन लेकर आती हूँ। कल्पना अपने कमरे में अपना फोन लेने के लिए जाती है। तब तक बालकनी में टंगा हुआ टॉवल नीचे गिरने वाला होता है। सुमित उसे पकड़ने के लिए झुकता है और गिरने वाला होता है। तभी दिवेश वहां जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अरे दामाद जी, आपको बालकनी में झुकने की क्या जरूरत थी? हमारी बालकनी बहुत छोटी, अगर ऐसे झुकेंगे तो गिर जाएंगे। तब तक कल्पना भी वहां आती है और देखती है कि सामने खड़ी कुछ पड़ोसन ये देखकर हंस रही हैं। ये देखकर कल्पना को बहुत बुरा लगता है और फिर वो लोग बालकनी से अंदर कमरे में आ जाते हैं। शाम को सभी मिलकर खाना खाते हैं और अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगली सुबह सुमित कल्पना से कहता है, कल्पना, अब तुम यहाँ पर आई हो तो 2-4 दिन रह लो। मैं घर जाता हूँ तो 2-4 दिन बाद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ऐसा कहकर सुमित चला जाता है। सुमित के जाने के थोड़ी देर बाद कल्पना अपनी माँ से कहती है, माँ, चलो जरा हम सुरभि और उसकी माँ से मिलकर आते हैं। मैं भी तो जरा उन्हें बताऊं कि मेरी शादी कितनी बड़ी बालकनी वाले घर में हुई है। बहुत होशियारी मारती थी ना वो, अब होशियारी मारने की बारी मेरी है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, चल चलते हैं। अब कल्पना माया के साथ सुरभि के घर की तरफ निकल पड़ती है। सुरभि के घर पहुंचकर वो ममता की बालकनी में बैठकर बातें करने लगती है। तभी माया ममता से कहती है,
अरे बहन पूछो मत, मेरी बेटी का घर तो बहुत बड़ा है और उसकी बालकनी उससे भी ज्यादा बड़ी है। बड़ी किस्मत वाली है मेरी बेटी जो इतने बड़े घर में शादी हुई है। दामाद जी तो मेरी बेटी को पलकों पर रखते हैं। अरे वाह कल्पना, तेरी तो निकल पड़ी। वैसे तूने अपने घर का कोई वीडियो नहीं बनाया क्या? जरा मुझे भी तो दिखा। अरे नहीं नहीं सुरभि, मेरे पति को दिखावा पसंद नहीं, इसीलिए मेरे पास मेरे घर और बालकनी का कोई वीडियो नहीं है। वैसे किसी दिन मैं तुझे वीडियो कॉल करके अपने घर की बालकनी दिखाऊंगी। तेरी बालकनी से भी काफी बड़ी है हमारे घर की बालकनी। कल्पना और माया सुरभि और उसकी माँ के सामने अपने घर की बालकनी की बहुत शेखी मारते हैं, जिससे सुरभि और ममता को बुरा भी लगता है। उसके बाद वो लोग अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में माया को मोहल्ले की कुछ औरतें मिलती हैं। माया उनसे बातें करते हुए कहती है, बहन दामाद जी तो चले गए, अब मैंने अपनी बेटी को 2-4 दिनों के लिए रोक लिया है। जब मेरी बेटी यहाँ आती है ना तो उसे मेरे घर की बालकनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके घर में बहुत बड़ी बालकनी है ना कल्पना? तो ही बता। हाँ चाची माँ सही कह रही है, बहुत बड़ा घर है हमारा और उसकी बालकनी तो घर से भी ज्यादा बड़ी है। कल्पना बेटी बड़ी खुशनसीब हो तुम, जो तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला। कभी मौका मिले तो हम भी आएंगे तुम्हारे ससुराल, तुम्हारी बालकनी में बैठकर चाय नाश्ता करेंगे। अरे चाची ये भी कोई पूछने की बात है क्या? आप लोग जरूर आना। कल्पना और माया दोनों वापस घर आ जाती हैं। रात को सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। तब शीतल देवेश से कहती है, दिवेश, पिताजी का फोन आया था, वो पूछ रहे थे कि तुम्हारा नया प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। शीतल बस ठीक ठाक चल रहा है। वैसे मैं उस पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया तो हमारा काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा और फिर हम इस घर को बेचकर दूसरा घर ले लेंगे जिसमें एक बड़ी बालकनी हो, ताकि तुम सबको भी सहूलियत हो। हाँ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। भगवान करे आपका प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाए। वैसे भाभी अब आप कितनी भी बड़ी बालकनी वाला घर खरीद लो, लेकिन मेरे घर के बराबर बालकनी वाला घर नहीं खरीद सकते। मेरे पति की बात ही अलग है, वो बहुत अमीर है। और हाँ, हमारी बालकनी में तो बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, 6 पंखे लगे हैं हमारी बालकनी में। आपके पति कितने भी अमीर हो जाए, लेकिन मेरे ससुराल वालों से अमीर नहीं हो सकते। हाँ कल्पना, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम सब तुम्हारी खुशी से बहुत खुश हैं। कल्पना को आए अब 3 दिन हो जाते हैं। सुमित आता है और कल्पना को लेकर वापस चला जाता है। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन माया बालकनी में बैठी फोन चला रही थी, तभी अचानक मिसेज मेहरा का फोन आता है। वो माया से कहती है, माया बहन, मेरी बेटी की शादी है तो तुम लोग जरूर आना। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, और हाँ, अपने पूरे परिवार के साथ आना। अरे मिसेज मेहरा, कैसी बात कर रही हैं? आपकी बेटी की शादी है तो मैं जरूर आऊंगी। वैसे तुम्हारी बेटी की शादी मेरे पड़ोस में ही हुई है, तुम यहाँ आओगी तो अपनी बेटी से भी मिल लोगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। मिस मेहरा से बात करने के बाद अब माया हॉल में आती है और सभी लोगों को मिसेज मेहरा की बेटी की शादी के निमंत्रण के बारे में बताती है और कहती है, मैं अभी कल्पना को फोन करके हमारे आने के बारे में बता देती हूँ। अरे हाँ हाँ, खुश हो जाएगी कल्पना हमारे आने की खबर सुनकर। माया कल्पना को फोन लगाती है और सारी बातें बताते हुए कहती है, बेटा कल शाम को हम तेरे घर पहुंच जाएंगे और कल तेरे ही घर रुकेंगे। वैसे तेरे घर रुकने में कोई परेशानी तो नहीं है, तेरा घर भी बड़ा है और बालकनी तो इतनी बड़ी है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, आप तो आ जाइए। कल्पना फोन रखती है और अपने ख्यालों में खो जाती है। कल्पना अपने ससुराल आती है तो गीत आरती उतारकर कल्पना का स्वागत करते हुए कहती है, आओ भाभी, हमारे घर में आपका स्वागत है। कल्पना अंदर आती है तो देखती है कि नीचे एक 3 कमरों का घर है। यह देखकर कल्पना हैरान रह जाती है और कहती है, मेरा कमरा ऊपर होगा ना? नहीं नहीं भाऊ, हमारे घर में तो बस 3 ही कमरे, ऊपर कोई कमरा नहीं। सुमित के पिता के जाने के बाद उसी ने इस घर को जैसे तैसे संभाला है। हे भगवान, इसका मतलब वो आदमी सुमित का पिता नहीं था जिसे मैं सुमित का पिता समझ बैठी थी। और सुमित अमीर भी नहीं है, उनके घर में तो कोई बालकनी भी नहीं है। मेरे तो सारे सपने ही टूट गए। भाभी किस सोच में खो गई? आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। अब गीत कल्पना को लेकर उसके कमरे में जाती है। कल्पना देखती है कि उसके घर की ही तरह उसके ससुराल में भी उसका कमरा काफी छोटा था। तभी सुमित कमरे में आ जाता है और दोनों आपस में बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद कल्पना सुमित से पूछती है, सुमित, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तो तुम्हारे साथ वो आदमी कौन था जो तुम्हें बेटा कह रहा था? अरे वो तो मेरे बॉस थे, मुझे बेटे की तरह मानते हैं। कल्पना के सारे सपने टूट चुके थे। कल्पना सुमित से गुस्सा होते हुए कहती है, सुनिए जी, हमारे पड़ोस में शादी है तो मेरे घर वाले वहां आ रहे हैं और वो कह रहे थे कि वो मेरे ससुराल भी आएंगे। अगर उन्होंने मेरा ससुराल आकर देख लिया कि मेरा ससुराल इतना छोटा है और यहाँ कोई बालकनी नहीं है और मैंने सारी बातें झूठी कही थी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, कुछ तो कीजिए। कल्पना, मैं तुम्हें हमेशा से ही मना करता था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो कि हमें भविष्य में शर्मिंदा होना पड़े। तुम्हें तो पता है कि मेरी एक छोटी सी नौकरी है, भला मैं क्या कर सकता हूँ।
अगर हम 1 महीने के लिए कोई रेंटल हाउस भी ले लें तो उसका किराया बहुत ज्यादा होगा, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये समय आ गया है कि तुम सच्चाई का सामना करो। ऐसा कहकर सुमित वहां से चला जाता है और कल्पना अपनी छोटी सी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी कल्पना की सास उससे कहती है, कल्पना बहू, सुमित अभी कह रहा था कि तेरे मायके वाले आने वाले, तो ऐसा कर बहू, कल दिन में बाजार जाकर उनके लिए नाश्ते और खाने की सारी चीजें ले आना। तेरे मायके वाले पहली बार घर आ रहे हैं तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ भाभी, और सारी तैयारी में मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। कल्पना उन दोनों को हाँ कह देती है, लेकिन मन ही मन वो घबराई हुई थी। अगले दिन कल्पना के मायके वाले मिसेस मेहरा की शादी में आते हैं। तभी उन्हें ममता और सुरभि वहां मिलती है। माया ममता से कहती है, अरे ममता बहन, तुम भी यहाँ आई हो? हाँ माया बहन, दरअसल ये लोग मेरी बेटी के होने वाले ससुराल वालों के रिश्तेदार हैं, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। अरे ममता बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। पड़ोस में मेरी बेटी का घर भी है। शादी अटेंड करने के बाद हम वहीं चलेंगे, तुम भी हमारे साथ चलना। अरे वाह आंटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने मैं कल्पना का बड़ी बालकनी वाला घर भी देख लूंगी। सभी लोग मिसेस मेहरा से मिलते हैं और बातें करते हैं। उसके बाद खाना खाते हैं और रात को सभी मिसेस मेहरा से कल्पना के घर का रास्ता पूछते हैं। मिसेस मेहरा उन्हें रास्ता बता देती हैं। सभी लोग कल्पना के घर पहुंच जाते हैं। बाहर खड़े होकर माया कल्पना को फोन लगाती है और कहती है, कल्पना बेटा, हम तो यहीं खड़े, लेकिन तेरा बड़ी बालकनी वाला घर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तू घर से बाहर आ तो पता चलेगा। कल्पना एक छोटे से घर से फोन पर बात करते हुए बाहर निकलती है। माया उसे देखकर कहती है, अरे बेटा, तू इस घर में क्या कर रही है? चल तेरे घर चलते हैं। माँ, दरअसल यही मेरा घर है। तभी कल्पना की सास और नंद वहां आती हैं और सभी मेहमानों को अंदर बुलाती हैं। सभी लोग अंदर हॉल में बैठकर नाश्ता करते हैं। माया देखती है कि कल्पना का घर काफी छोटा था, यहां तक कि हॉल में सभी लोग अच्छी तरह बैठ भी नहीं पा रहे थे। तब कल्पना की सास कल्पना से कहती है, दरअसल बहन जी, हमारा घर छोटा है ना, इसीलिए ज्यादा लोगों के लिए जगह नहीं हो पाती। वैसे कल्पना बहू, तुम अपनी भाभी और अपनी सहेली को अपने कमरे में ले जाओ। हम बूढ़ों का तुम्हारे कमरे में कोई काम नहीं, इसीलिए हम यहीं बैठकर बातें करेंगे। अब कल्पना सुरभि और शीतल को अपने कमरे में ले जाती है और बैठकर बातें करने लगती है। तब सुरभि ताने मारते हुए कहती है, वैसे कल्पना, तूने बताया नहीं, कहाँ है तेरे घर की बालकनी? कहीं छुपा कर रखी है क्या? चल चल, हम बालकनी में ही बैठेंगे। मुझे लगता है तेरी बालकनी जादुई थी, जो हमारे आने से पहले गायब हो गई, या फिर घर छोटा हो गया। सुरभि को इस तरह मजाक उड़ाते देखकर कल्पना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुप रहती है। तब शीतल कल्पना को समझाते हुए कहती है, कल्पना, तुम इतनी परेशान मत हो। छोटे या बड़े घर से जीवन में खुशियां नहीं आती, जीवन में प्रेम से खुशियां आती हैं। और सुमित जी तो तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग घर वापस लौट जाते हैं। माया अपने कमरे में बैठकर शीतल से बातें करते हुए कहती है, शीतल बहू, कल्पना ने सब कुछ हमसे झूठ कहा। वो तो किसी बड़े घर की बहू ही नहीं है, और बेचारी को बड़ी बालकनी वाले घर में शादी करना था, लेकिन उसके घर में तो बालकनी ही नहीं। ये सोचकर और ये देखकर मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और एक दिन कल्पना अपने लिए बड़ी बालकनी वाला घर भी खरीद लेगी। शीतल अपनी सास को समझाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कल्पना अपने पति, अपनी सास और नंद सबके साथ अपने मायके आती है और हॉल में बैठकर रोने लगती है। तब अनुराग कहता है, अरे बेटा, रोती ही रहेगी या कुछ बताएगी भी? क्या हुआ है? सुमित बेटा, तुम ही बताओ, बात क्या है? दरअसल पिताजी, मेरे बॉस अपना सब कुछ बेचकर अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए मेरी नौकरी चली गई है। और रेंटल हाउस भी 2 महीने का किराया न मिलने की वजह से मकान मालिक ने खाली करवा लिया है। हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ आ गए। दीदी, आप इतनी परेशान क्यों होती हो? हमारा घर भले ही छोटा है, लेकिन आप लोगों के लिए हमारे प्रेम में कोई कमी नहीं है। हम सब मिलजुल कर यहीं रह लेंगे जब तक आप कोई नया घर नहीं ले लेती। भाभी, नया घर हम कैसे लेंगे? अभी तो इन्हें जॉब ढूंढने में ही समय लग जाएगा, और हमारे पास तो कोई भी सेविंग्स नहीं है। कोई बात नहीं कल्पना, तुम धैर्य रखो। जब तक सुमित को कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तुम आराम से यहाँ रहो। हाँ कल्पना, शीतल सही कह रही है, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहू, तेरे घर वाले सचमुच बहुत अच्छे हैं। वे हमारी परेशानी में हमारे साथ खड़े हैं। इससे खुशी की बात भला और क्या हो सकती है? हाँ भाभी, और भगवान ने चाहा तो भैया जल्द ही अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ लेंगे। सभी की परेशानी देखकर शीतल मन ही मन सोचती है, ये लोग इतनी परेशानी में हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो इनके लिए करना ही चाहिए। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ भला? कुछ सोच शीतल, कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा तुझे। अगले दिन से सुमित अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती और इस बात से सुमित और कल्पना काफी परेशान रहते हैं। एक दिन सुमित वापस घर आता है और सभी लोगों से कहता है, आप लोगों को पता है, आज मैंने एक ऑफिस में इंटरव्यू दिया। बॉस मुझसे इतने खुश हो गए कि मुझे सीधे मैनेजर की पोस्ट दे दी, और उन्होंने मुझे काफी सारे पैसे एडवांस भी दिए।
और कल्पना, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम्हें बड़ी बालकनी का शौक है ना? मैंने एक बहुत बड़ी बालकनी वाला घर रेंट पर ले लिया है। अब हम सब कल वहां शिफ्ट हो जाएंगे। यह सुनकर कल्पना बहुत खुश होती है। अगले दिन कल्पना एक बहुत बड़ी बालकनी वाली रेंटल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। 3 दिन बीत चुके थे। माया अपनी बालकनी में बैठी धूप सेक रही थी और तभी कल्पना का फोन आता है। माँ, मेरा ये रेंटल अपार्टमेंट काफी बड़ा है और बहुत सुंदर है। सचमुच माँ, मुझे तो यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तेरा सालों का सपना जो पूरा हो गया। शीतल, पता है मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा था ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया है। पता नहीं कैसे इतने सारे लोग उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पड़े थे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिला है। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो आप जल्दी से सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। यह सुनकर माया भी बहुत खुश हो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। देवेश भी अपने प्रोजेक्ट में सफल हो जाता है और एक दिन सभी बैठकर खाना खा रही थी, तभी माया कहती है, मैं तो बताना ही भूल गई कि दामाद जी ने अपना रेंटल अपार्टमेंट फाइनेंस करवाकर खरीद लिया है और कल हमारी बेटी ने ओपनिंग का प्रोग्राम रखा है, तो हम सबको उसके घर चलना है। अरे माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, हम सब वहां जाएंगे। अगले दिन माया अपने परिवार के साथ कल्पना के बड़े बालकनी वाले घर में आती है। कल्पना ने सुरभि और उसकी माँ के साथ मोहल्ले की कुछ और औरतों को भी इनवाइट किया था। सभी लोग कल्पना का इतना बड़ा बालकनी वाला घर देखकर बहुत खुश थे। ममता माया से कहती है, बहन जी, आखिर आपकी बेटी ने इतना बड़ा बालकनी वाला घर खरीद ही लिया। बहुत सुंदर बालकनी है इसकी। हाँ बहन, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है ये देखकर। आखिरकार कल्पना को बचपन से ही शौक है कि वो बड़े बालकनी वाले घर में रहे। तभी कल्पना वहां आती है और सुरभि से कहती है, सुरभि, आज ना ही जादू से मेरे घर की बालकनी गायब हुई है और ना ही घर छोटा हुआ है। तू अच्छी तरह देख ले, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। हाँ कल्पना, तू सही कह रही है। तेरा ये बालकनी वाला घर तो बहुत सुंदर है। सभी लोग बातें करते हैं। उसके बाद कल्पना अपनी भाभी को अपना कमरा दिखाने ले जाती है। देवेश भी वहां आ जाता है और कहता है, वैसे शीतल, यही सामने एक बहुत बड़ी बालकनी वाला घर है। सोच रहा हूं कि मैं उसे खरीद लूं। आमने सामने रहेंगे तो मिलना जुलना भी होता रहेगा। हाँ भैया, वैसे अगर आपको सुमित की कोई मदद चाहिए तो आप ले सकते हो। इतनी बड़ी बालकनी वाला घर तो आप खरीद नहीं पाओगे। नहीं कल्पना, तुम्हारे भैया का प्रमोशन हो गया और उन्हें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है। अब हम भी बड़ी बालकनी वाला घर खुद ही खरीद सकते हैं। वैसे मेरे पति के बॉस ना, वो काफी अमीर है। उन्होंने ही सुमित को जल्दी जल्दी इतना प्रमोशन दे दिया। वो आपके पिताजी से भी ज्यादा अमीर हैं। तभी सुमित वहां आता है और सबसे कहता है, अरे कल्पना, चलो मेरे बॉस आए, उनसे मिल लो। सभी लोग हॉल में जाते हैं। सुमित सभी लोगों को अपने बॉस से मिलवाता है। तभी शीतल दौड़कर अपने पिता से गले लग जाती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तब देवेश सभी को बताता है, सुमित के बॉस ही शीतल के पिता हैं। कल्पना, शीतल ने अपने पिता से कहकर सुमित को उनकी कंपनी के मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट करवाया है और उसका प्रमोशन भी करवाया है। और माँ, मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट मिलने के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। यह सुनकर कल्पना हैरान रह जाती है। वो सब कुछ समझ चुकी थी। उसे अपने गलती का पछतावा होता है। वो अपनी भाभी से माफी मांगती है। कुछ दिनों बाद देवेश भी कल्पना के सामने बड़ा बालकनी वाला घर खरीद लेता है और वो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं और खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।